अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी या यूपीएसआई या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सभी प्रश्नों पर आज हम डिटेल से डीपली जानेंगे। पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद यानी जो हमारे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके पुनर्निर्माण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने इसके अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए विचार किया और पुनर्निर्माण के चयन के लिए इन्होंने बहुत सारे चयन के आधार पर एक ऐसी दस्तावेज तैयार की या फिर एक ऐसा निर्माण मॉडल तैयार किया जिसे हम आर्थिक नियोजन के रूप में जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अलावा जब दूसरा कोई विकल्प नहीं था तो राजनीतिज्ञों के द्वारा एक चयन किया गया आर्थिक नियोजन का, जो कि यह आर्थिक नियोजन शब्द जो है इसका विचार रूस या जो पूर्व नाम यूएसएसआर यानी यूएसएसआर और रूस से इसका विचार लिया गया है आर्थिक नियोजन। और फिर आर्थिक नियोजन की शुरुआत हमारी पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुई। यानी पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं, और पंचवर्षीय योजना हम लोग को टोटल 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी प्रदान करनी है। पंचवर्षीय योजना जो आपको मालूम है कि पहली पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से ही शुरू हो गई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। फिर उसके बाद यही पंचवर्षीय योजना जो है आपकी नीति आयोग में चेंज हो गई। यानी अब इस समय हम पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि योजना आयोग के आधार पे हम नीति आयोग का गठन किए। और नीति में जो नीति शब्द है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब हम जो 12 पंचवर्षीय योजना है मेन तो वही है, उसी से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ नीति आयोग से भी रिलेटेड प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आज हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 है। याद तो हम ऐसे करते हैं 1951 से 1956, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, फिर 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। समझ में आया? यानी 1 अप्रैल 1951 से शुरू होता है और 31 मार्च 1956 तक चलता है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हैराड-डोमर मॉडल पर स्थित है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर स्थित है, तो हैराड-डोमर मॉडल पर स्थित है, यानी अब इस पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है या फिर प्राथमिकता दी गई है कृषि के विकास पर। कृषि के विकास से संबंधित या ज़्यादा बल दिया गया है तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन हमको प्राप्ति हो गई 3.6%। यानी कहीं ना कहीं यह प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल माना जाता है क्योंकि हमारी जो लक्ष्य थी उससे कुछ ज़्यादा ही हमको प्राप्ति हुई। और इस पंचवर्षीय योजना में कार्य के रूप में भाखड़ नांगल, हीराकुंड, मैट्यूर बांध, दामोदर घाटी, अन्य बहुत सारे ये प्रमुख कार्य हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए। 1956 में 5 आईआईटी भी शुरू किए गए थे। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1956 में कितने आईआईटी की शुरुआत की गई थी, तो इसमें 5 आईआईटी केंद्रों को स्थापित किया गया था। अब बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1 अप्रैल 1956 से 1 मार्च 1961 ईस्वी तक। यह जो है महालनोबिस मॉडल पर स्थित है। जिस तरह से हैराड-डोमर मॉडल पर स्थित है ऐसे ही ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस या प्राथमिकता है वो औद्योगिक विकास पर है।
यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे जो फोकस किया गया है वो ज़्यादातर फोकस किया गया है औद्योगिक विकास पर, और इसकी विकास दर जो है 4.5%, यानी लक्ष्य तो 4.5% है लेकिन प्राप्ति 4.2% की हुई, यानी कम की प्राप्ति हुई। उतना भी कम नहीं है लेकिन कम है। इसमें भी बहुत सारे कार्य हुए। मुख्य कार्य के रूप में हम देख सकते हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र और भारत सहायता कृप की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक मानी जाती है, यानी और यह जो है इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर है, यानी लक्ष्य तो 5.6% था और प्राप्ति हमको हुई 2.8%, यानी लगभग कह सकते हैं कि आधा ही प्राप्त हुआ, यानी ये इतना विकास नहीं किया, यानी इतना सफल नहीं हुआ। और इसमें कार्य जो किया गया था, हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। इस पंचवर्षीय योजना में 1962, चूंकि इसमें विकास इतना नहीं हुआ, यानी ये इतना सफल नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ कारण होंगे सफल न होने के पीछे। तो इसमें सफल न होने के पीछे 3 कारण थे, 1962, 1965 और 1966। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में जब 2 युद्ध हो जाएंगे भारत के तो फिर सूखा तो पड़ना है। 1966 में सूखा पड़ गया, यानी 1966 के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना आनी चाहिए थी वहाँ पर प्लान हॉलीडे करके कुछ अवधि तक पंचवर्षीय योजना को स्थगित किया गया था। कारण आपके सामने है। तो ये तो 3 पंचवर्षीय योजना आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। आगे की बात करें तो आपको मैंने बताया कि प्लान हॉलीडे चला, यानी योजना अवकाश हो गया 1966 से 1969 तक, यानी योजना अवकाश चला। कारण आपको पता चल गया है कि 62 में जो है इंडिया चाइना युद्ध हुआ और 65 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ और 66 में सूखा पड़ गया। मेन रीजन यही था योजना अवकाश के लिए। आगे अगर बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। इसमें प्राथमिकता दी गई है कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया है और इसका प्रारूप जो है DR गाडगिल मॉडल पर स्थित था। तो DR गाडगिल ने इसकी प्रारूप तैयार की थी, तो इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। और इसका लक्ष्य 5.7% था लेकिन प्राप्ति केवल 3.4% की ही हुई। और इसमें कार्य हुआ है, बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे हम देख सकते हैं इसरो की स्थापना, इसे आप टिक करके रखेंगे। इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई और साथ ही साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। आगे बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि जो है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। आप देख पा रहे हैं बहुत कम समय के लिए चल रहा है, यानी हमने लिखा भी है कि ये समय से पूर्व ही यह पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। कारण अभी बताएंगे, चूंकि पहले समाप्त हुई है तो फिर यानी हमको योजना अवकाश है, यानी फिर गैपिंग हमको मिल रहा है। इसमें प्राथमिकता या फिर कहते हैं बल दिया गया है गरीबी के उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। इसका लक्ष्य 4.4% रखा गया लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.5% की। और इसमें भी बड़े कार्य किए गए। नाबार्ड का गठन किया गया, नाबार्ड का गठन टिक करके रखेंगे। और 1975 में TPP लाया गया था, TPP ये लाया गया था। आगे देखें तो फिर हमने कहा ना कि वहां पर बड़ा गैपिंग है, यानी योजना अवकाश है। योजना अवकाश की बात करें तो योजना अवकाश 78 है, तो 79 से 80 के बीच में, 79 और 80 के बीच में योजना अवकाश चला, यानी 4 वर्षों तक जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर उसके बाद 4 वर्ष के बाद ही मोरारजी देसाई जी की जनता पार्टी आ गई, जिसके कारण यह योजना अवकाश आया। कारण समझ में आ गया। आगे बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, यानी पहली बार गरीबों पर यानी गरीबी पर फोकस किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। तो हमारे हिसाब से कह सकते हैं कि अभी तक की भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे
सफल या सबसे बढ़िया या फिर सबसे अच्छी जो पंचवर्षीय योजना है वो छठी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी की बात की गई थी। लक्ष्य भी देखिए 5.2% है और प्राप्ति 5.7% की हुई। अभी तक की सबसे ज़्यादा प्राप्ति 5.7% हुई है। इसी कारण से यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी सफलता रही, यानी बड़ी सफलता के रूप में प्राप्त हुई यह पंचवर्षीय योजना। आगे चल के सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इसमें जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्राथमिकता किस में दी गई है? पहली बार रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य के बारे में फोकस किया गया था, यानी पहली बार यहाँ भी शिक्षा के बारे में फोकस किया गया, छठी में गरीबी के बारे में फोकस किया गया और सातवीं में आते आते शिक्षा, जन स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में फोकस किया गया। यहाँ पर लोगों ने भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया। यहाँ पर नारा दिया इन्होंने कि भोजन को लेके, काम को लेके और उत्पाद को लेके नारा दिया। और यहाँ का लक्ष्य 5% है और प्राप्ति देखिए 6% की प्राप्ति हुई, यानी ये भी सफल हुआ। और कार्य क्या हुए? गरीबों की माप तैयार की गई लकड़वाल समिति के द्वारा और जवाहर योजना भी शुरू की गई। तो हम लोगों ने अभी तक सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट किया है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे कुछ देखते हैं। अगली बात करें तो हमने कहा योजना अवकाश, यानी 90 से 91, 91 से 92 तक योजना अवकाश चला। फिर मुद्रा भंडार में संकट आ गया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय मुद्रा भंडार में जो है वो संकट आने की वजह से इन्होंने निजीकरण और उदारीकरण पर शुरुआत कर दी, यानी इन्होंने निजीकरण और उदारीकरण पर फोकस किया, इनकी शुरुआत कर दी। फिर इसके बाद हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है जो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलती है। यह पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष हैं वो PV नरसिम्हा राव। प्राथमिकता रोजगार वृद्धि और आधुनिकीकरण पर दिया गया। लक्ष्य 5.6% रखा गया और प्राप्ति भी अच्छी हुई 6.8% की। और कार्य क्या क्या किए गए? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। LPG सिस्टम लाया गया। LPG सिस्टम का मतलब क्या है? ये गैस नहीं है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी लेबर, प्राइवेट और ग्लोबल पर फोकस किया गया है इसी पर। आगे बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसमें प्राथमिकता दी गई है मानव के विकास, यानी अब हम खुद के विकास के बारे में फोकस करेंगे, न्यायपूर्ण वितरण के बारे में फोकस करेंगे और एक समानता का बल देंगे, इस पर फोकस किया गया है। और लक्ष्य 6.5% हुई है और 5.5% की प्राप्ति हुई है। ये तो होना ही था, क्योंकि आजकल तो हमारे अंदर तो समानता का भाव है नहीं। ये तो बात 2002 तक की हो रही है, उस समय समानता नहीं था, तो आज तो 2022 चल रही है, 20 साल कहाँ से समानता आएगी? नहीं आएगी। जब तक समानता लाएंगे नहीं तो जो लक्ष्य रखेंगे प्राप्ति होगा नहीं होगा। तो पहले हमको एक समान रूप से होना पड़ेगा, सबको एक समान रूप से देखना पड़ेगा, जो कि आज के परिवेश में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आइए इस पर फोकस करते हैं। जो मेन चीज था, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह असफल हो गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी उसके कारण इसको असफल माना जाता है कि 6.5% से 5.5% आया, तो असफल इसी कारण से माना जाता है। अगली जो हमारी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक के बीच है। प्राथमिकता दी गई है गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए फोकस किया गया है। लक्ष्य 8% था, प्राप्ति 7.7% हुई है। और लक्ष्य की बात करें तो अगले 10 वर्षों तक लक्ष्य रखा गया कि अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी की जाएगी और 5 से 7 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लक्ष्य रखा गया था या बल दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला। प्राथमिकता थी तीव्रतम व समावेशी विकास की बात की जानी थी। लक्ष्य 9% था, प्राप्ति 7.9% की हुई। कार्य था आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना। ये सभी योजनाएं जो हैं इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। और लास्ट हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। क्यों लास्ट कह रहे हैं अभी वो भी बताएंगे। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। प्राथमिकता इस पे दी गई 100% साक्षरता, विद्युतीकरण, बैंकिंग सुविधा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सभी पर फोकस किया गया।
और आगे चल के 2014 में यानी 2014 में ही जनता पार्टी ने इसको समाप्त कर दिया था। यानी यह 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी यहीं से जो योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजना आयोग, वह समाप्त हो गया और 2015 से नीति आयोग आ गई। और क्या कारण थे पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग को समाप्त करने के, क्या कारण थे और नीति आयोग लाने के क्या फायदे थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक अगर कारण की बात करें तो योजना आयोग को समाप्त करने के कारण क्या थे? शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण हुआ, यानी जो भी शक्तियां थीं उनका अधिक केंद्रीकरण हुआ। खर्च की जाने वाली जो धनराशि थी, राज्यों को आवंटित करने वाले संसाधन आदि के बारे में निर्णय लेने का नियंत्रण था केंद्र के पास। यानी यहाँ पर जो भी खर्च की जाने वाली धनराशि है, राज्यों को आवंटित करने वाले संसाधन हैं, उन सभी के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण था। वित्त आयोग के क्षेत्र में हस्तक्षेप शुरू कर दी गई थी, यानी वित्त आयोग से रिलेटेड, भारत के वित्त आयोग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन पर हस्तक्षेप करना स्टार्ट हो गया था, यानी हस्तक्षेप शुरू हो गई थी, जिसके कारण योजना आयोग को समाप्त किया गया। और योजना आयोग के आधार यानी नए भारत में योजना आयोग के आधार पे इसका नाम या नए इसके स्थान पर नीति आयोग लागू किया गया। नीति आयोग यानी नीति, NITI यानी नीति में आप लोगों ने फुल फॉर्म देखा, क्या देखा? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म सॉरी आप लोगों ने देखा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 है। यह एक थिंक टैंक या फोरम की तरह कार्य करेगा और 5 साल की जो योजनाओं को लागू करेगा। नीति आयोग के परिषद में, अब देखिए सबसे बड़ी चीज यहीं पर आपको पॉइंट मिलेगा कि नीति आयोग के परिषद में भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कार्यधिकारी, एक डिप्टी चेयरमैन और विशेषज्ञों की टीम शामिल होगी। और यहाँ पर राज्यों को जो धनराशि आवंटित करनी है वहाँ पर नियंत्रण था, लेकिन यहाँ पे नियंत्रण नहीं है। और इतना ही नहीं, परिषद में शामिल तो होंगे नीति आयोग के, साथ ही साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा प्रधानमंत्री से। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। आई होप आज का टॉपिक पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना हमने सब बता दिया, पंचवर्षीय योजना क्यों हट गई, उसका कारण, विशेष कारण आप लोगों ने देख लिया। उसके जगह पर नीति आयोग आया, नीति आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। आगे चल के हो सकता है नीति आयोग को हम लोग डिटेल से देखें, शॉर्ट में ही वीडियो को रखना है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, इसको आप नोट करें।